गढ़वाल में कई प्राचीन मंदिर भी हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है। आज आईटीवी के इलेक्शन स्पेशल में हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं, अनिल बलूनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, लोकसभा आप लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है, सबसे पहले अगर क्योंकि हम नाश्ते की बात कर रहे हैं तो आपका ऑन एन एवरेज दिन किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके, क्योंकि भागा दौड़ी का पूरा माहौल रहता है? देखिए, आमतौर पे सुबह तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, अपना ध्यान कर लेता हूँ। उसके बाद 9 बजे तक किसी भी तरीके से ब्रेकफास्ट करके अब मेरे को तैयार होना होता है। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जो बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारा प्रोग्राम अगले दिन का पूरा तैयार रखते हैं। उसका जैसे जैसे वो करते हैं आगे हम प्रोग्राम में चलते थे। आप देखेंगे आज दिन भर कैसे करते हैं। सर, गढ़वाल सीट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर हम गढ़वाल सीट को ओवरऑल देखें तो क्या क्या आपकी ऐसी, क्योंकि कई प्राथमिकताएं होंगी, उनमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्राथमिकताएं जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी हैं? देखिए क्या है, मेरा बचपन से एक सोच थी पहाड़ के लिए कि कैसे काम करना है। अब जब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो मेरा विजन है उसके साथ काम करेंगे। और पहाड़ में मुझे लगता है कि पलायन के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन किया तो एक अलग राज्य इसलिए मांगा कि हमारी एक भौगोलिक अलग तरीके की पृष्ठभूमि है, पूरी हमारा कल्चर एक बड़ा अलग तरीके का कल्चर है इस सब के लिए। और अगर लगातार पलायन होता रहेगा तो जो राज्य बनाने की जो हमारी कल्पना थी वही विफल हो जाएगी। सर, आपने इसी बात में दो बातें कह दी। सबसे पहले क्योंकि पलायन का मुद्दा जो है वो बहुत मूल मुद्दा रहा है उत्तराखंड का, कि किस तरीके से, अगर हम गढ़वाल की भी बात करते हैं तो पलायन बहुत होता है, तो उसके लिए रोड मैप और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव उत्तराखंड से देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि ये जो दशक है वो उत्तराखंड का है, तो किस विजन के साथ उन्होंने आपको रण में उतारा है? क्या ओवरऑल विजन है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या आपका एज ए कैंडिडेट? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य है। अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से देखेंगे, हमारे यहाँ चारों धाम, हमारे 4 धाम हैं हमारे यहाँ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और गंगा हमारे यहाँ से उद्गम है। तमाम जो हमारे धर्म की नींव है उसमें यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण वो रहता है। तो इसलिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है छोटा होने के बावजूद, और यहाँ पर हमारे जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा कल्चर है उसको बचाए रखने के लिए बहुत काम करना जरूरी है। सर, साथ ही साथ क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया है, क्योंकि यूसीसी हमने देखा कितना कंट्रोवर्शियल है। ऑपोजिशन ने इतना सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाया नहीं है यूसीसी को लेकर, लेकिन उत्तराखंड ये पहला राज्य बना है जिन्होंने यूसीसी को लागू ना ही सपोर्ट किया बल्कि लागू भी किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? यूसीसी पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सबको एक तरीके से चला जाए, इसमें किसी को क्या वो है, क्यों किसी के लिए अलग हो? एक कॉमन मैन की बात है। हम जाते हैं तो एक आम आदमी यूसीसी की बात करता है और बोलता है कि भाई आखिर सब पूरे देश के लोगों के लिए एक ही क्यों नहीं तरीका हो। तो इसमें मेरे को लगता है कि अमूमन पूरे देशवासी इसके साथ हैं। अब कांग्रेस की एक तरीका बन गया है कि जिसमें पूरा देश एक साथ होता है उसके खिलाफ हो जाना, इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। साथ ही साथ क्योंकि दिन भर बात करेंगे, आज हम लोग अभी चलेंगे। सर, एक सवाल, क्योंकि कल्चर की जब बात निकल के आई थी तो तीर्थ स्थानों को लेकर और साथ ही साथ क्योंकि पर्यटन जो है उसको लेकर कुछ ऐसा रोड मैप या कुछ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां से रोजगार आता है, तो उसके लिए क्या कुछ सोचा गया है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं केदारनाथ की, तो अब चाहे वो पर्यटन हो या फिर तीर्थ स्थल हो, काफी रोजगार भी वहां से आता है। देखो, तीर्थाटन तो हमारी आर्थिकी का वो बैकबोन है और उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। इसको इतना मजबूत करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं तीर्थाटन, पर्यटन से जुड़े और हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े, इसके लिए करेंगे आगे। तो अभी हम सर को ब्रेकफास्ट करने देते हैं, आगे की जर्नी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पौड़ी से अनिल बलूनी जी तैयार हो रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा किस तरीके से सामने आता दिखेगा। युवाओं के विकास को लेकर भारत सरकार लगातार काम कर रही है।
इसके लिए खास तौर पर सरकार 3 चीजों पर खास ध्यान दे रही है: शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय की बात की है। इनमें खास तौर पर कांग्रेस ने युवा न्याय पर फोकस किया है। 2024 का चुनाव पौड़ी गढ़वाल की सीट यानी वीआईपी सीट जिसके कैंडिडेट है अनिल बलूनी, लेकिन आज जब हम उनके साथ एक कैंपेन ज्वाइन कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आखिर पौड़ी में किस तरीके की तैयारियां है, तो एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर छात्र संघ के नेता यानी स्टूडेंट लीडर्स जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अनिल बलूनी जो है वो यहाँ पर सभी छात्र नेता यानी छात्र संघ के जो नेता है उन्हें यहाँ पर शामिल अनिल बलूनी वहां से कैंडिडेट है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले उन्होंने पद यात्रा की और अब ये छोटा सा रोड शो वो यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि किस तरीके से उनको बता सके और ये आश्वासन दिला सके कि जो डेवलपमेंट का मुद्दा या विकसित भारत का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लेके आए हैं वो सीधा तौर पर उत्तराखंड में भी लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है। ये उत्तराखंड की वो गलियां है, वो रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अनिल बलूनी जो है लोगों को संबोधित करेंगे, पदयात्रा कर रहे हैं और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो रोड शो है वो अनिल बलूनी की तरफ से यहाँ पर हो रहा है। किन किन वादों पर इस बार उत्तराखंड की जनता वोट देगी ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या वो वादे किए जाएंगे और किन वादों पर उत्तराखंड की जनता जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। लेकिन अगर कैंडिडेचर की हम बात करते हैं तो किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल की तैयारियां देख रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल की जो तैयारियां हो रही हैं वो ये आश्वासन दिला रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार अगर यहाँ से 5 सीट जितवा दी तो ये वोट जो है वो सीधा राजधानी दिल्ली जाएगा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। तो 400 पार का जो नारा है वो कितना सफल हो पाता है उत्तराखंड में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी अनिल बलूनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से पदयात्रा उन्होंने की और हल्का सा जो छोटा सा रोड शो है वो भी अनिल बलूनी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों से जो मिल रहे हैं और एक जन सैलाब जो यहाँ पर उमड़ता नजर आया। इस बीच अनिल बलूनी पदयात्रा, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमने देखा कि अनिल बलूनी लोगों को मोदी की गारंटी के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है युवाओं और महिलाओं की अगुवाई में विकास। लोकसभा चुनाव और पौड़ी की तैयारी। सर, अभी हम लोग आपके साथ कैंपेन ट्रेल आपका देख रहे हैं, जिस तरीके से एक जो जन सैलाब दिख रहा है, जोश तो पूरा हाई है, लेकिन अब मोदी की गारंटी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि लगातार मोदी की गारंटी जो है चल रही है। आप मोदी की गारंटी में से कौन सी गारंटी देने वाले हैं पौड़ी को? देखिए, मोदी की गारंटी लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। सब जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे लोग सब ये मान चुके, हमारे लोकसभा में, क्या देश भी मान चुके, हमारे भी मानते हैं कि मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी जी का परिवार हम है सब। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जो नारा पिछले 10 साल का पूछता हूँ सबका जवाब सबको याद है, सबको सारे काम याद है। मैं तो कई बार हैरान रहता हूँ कि मैं ऊपर से कुछ चीज़ कहता हूँ कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, मोदी जी ने किसान निधि दी, तो नीचे से लोग कहते वो भी दिया, खुद ही शुरू जाते। इस तरह से मोदी की गारंटी सबके दिमाग में बैठ के और सब लोगों के जो जन कल्याण के कामों में सबको राहत मिली है, लोगों का कल्याण हुआ है, वो लोगों के मन में पूरी तरह से घर कर गया है। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जनता ही चुनाव लड़ा रही है। अब चुनाव जनता के हाथ में है। सर, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि आपने युवाओं को भी, क्योंकि कई ऐसे युवा थे, युवा लीडर थे जो कि आज बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनको लेके अगर हम युवा की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी युवाओं के बारे में काफ़ी फोकस रहे हैं, आपका युवाओं को लेके रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, उत्तराखंड में युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। ये उत्तराखंड का जब आंदोलन चला वो भी एक युवाओं का चलाया हुआ आंदोलन था और महिलाओं का चलाया हुआ आंदोलन था। युवा, हमारे यहाँ युवा जो है वो पलायन कर रहा है, उनको रोजगार की और ज़रूरत है। हम लोग लगातार, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम पलायन को रोकेंगे और रोजगार को देंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। हम आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन से, साहसिक जो खेल होते हैं उनसे, वन्यजीव पर्यटन से, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो होता है वो, इन सब से एक ऐसा पूरा माहौल बनाएंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को
काम मिले और हमारे युवा हैं वो एक रचनात्मक तरीके से कार्य करें। सर, महिलाओं की क्योंकि आपने बात की तो महिलाओं को लेके क्योंकि हमने लखपति दीदी सुना है, तो उत्तराखंड की महिलाओं को लेके कुछ विशेष आपने सोचा हो, कुछ विजन बनाया हो कि ऐसा कुछ महिलाओं के लिए उत्तराखंड की इस बार किया जाएगा? देखिए, हमारी तो सारी योजनाएं, अगर आप मोदी जी की ज़्यादातर योजना देखेंगे तो वो वुमेन सेंट्रिक है, महिला को केंद्रित करते हुए, और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं। अभी जैसे लखपति दीदी आपने बताया, किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों को हो रहा है। मुद्रा लोन में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी माताओं बहनों का है। इस तरह से बहुत अधिकांश योजनाओं का लाभ महिलाओं को और हमारी बहनों को मिल रहा है। सर, साथ ही साथ क्योंकि आप कल बिपिन रावत जी के गांव में भी गए थे और प्लानिटोरियम कौन नहीं जानता इस बारे में, लेकिन अग्निवीर की जब बात आती है तो कुछ कंट्रोवर्सीज निकल के आती हैं। ऑपोजिशन लगातार टारगेट करता है अग्निवीर को। हालांकि राजनाथ जी ने भी स्टेटमेंट दी है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अग्निवीर पर अभी तक कोई इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लिया गया है किसी की भी तरफ से। ऐसा क्यों? क्योंकि और खास तौर से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पौड़ी की बात करते हैं, तो हर फैमिली से एक ना एक आर्मी में होता है, तो आखिर अग्निवीर पे आपका क्या रहता है? देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह जी, हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं। जब उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें सुधार करेंगे, अब उनके कहने के बाद मेरे कहने में क्या बचता है? जब उन्होंने ही कह दिया कि जो आवश्यकता पड़ेगी उसको ठीक करेंगे, और हर आदमी, हर फौजी भाई ये जानता है कि सेना के कल्याण के लिए, सेना के हित में अगर कोई सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। सेना के लिए जितना कुछ किया है, आप पहले देखिए ना क्या क्या होता था। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे वेपन्स नहीं थे। आज मोदी जी ने सब कुछ अच्छा कर रखा है। आज जो फौजी हमारे भाई सीमा पे खड़ा होता है उसको गर्व होता है। पहले वो देखते रहते थे, सामने से गोली चढ़ती थी, आज इधर से हम लोग बराबर का जवाब देते। एक हर हमारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के दिमाग में बैठा है कि मोदी जी के शासनकाल में सेना को बहुत प्रायोरिटी मिली है, बहुत प्राथमिकता मिली। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि चाय चर्चा यहाँ पे हो रही है, चाय की चुस्की से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ बॉस कैसे हैं? क्योंकि वैसे तो सबके बॉस अच्छे होते हैं, लेकिन कभी क्या कुछ डांट फटकार भी मिली है एज अ बॉस, लाइटर वर्जन? प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका वो बहुत अलग है। वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, मेहनत, अति मेहनत करते हैं। उनका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो काम करता है वही उनका अपना है। और मेहनत का यह आलम है कि आप लोग तो खुद, आप लोग देखते रहे हैं, रात को 3:30 बजे बीजेपी मुख्यालय से जाना, और सुबह जब हम लोग सो के उठे तो तब तक वो झारखंड पहुंच चुके थे। ये परिश्रम की पराकाष्ठा है। मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं करना है, वो जो कुछ है समाज के लिए और देश के लिए है। मैं इतनी मेहनत और इतनी निष्ठा के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा राजनेता हो, हिंदुस्तान, विश्व के अंदर कोई ऐसा राजनेता का उदाहरण हो तो बताइएगा जरूर। ऑपोजिशन ऐसे, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल करते हुए जब आपके साथ आ रहे थे तो वन साइडेड चुनाव लग रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में देखने को मिलती है, लेकिन देखने को मिल नहीं रही है किसी भी तरीके की, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, ना ही उतना जोश दिख रहा है। वन साइडेड चुनाव लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन हार मान चुकी है अभी से? देखिए, अब विपक्ष का कुछ बचा नहीं है, लेकिन हम मेहनत करना कम थोड़ी करते हैं। मैंने कहा ना, आज विपक्ष सरकार बनने की बातें थोड़ी कर रहा है। आज तो विपक्ष कह रहा है 400 पार नहीं होने देंगे। अब 272-74 सीटों की बात नहीं हो रही है, वो कह रहा है 400 पार नहीं होने देंगे। उनके भी दिमाग में बैठ चुका है कि सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है। लेकिन इसके लिए हमारे जितने कार्यकर्ता बैठे, कोई ऐसा नहीं कि मेहनत कम करेगा। हम मेहनत नहीं करने वाले, कम करने वाले हैं। हम सब मोदी जी के सैनिक हैं। हम मेहनत को कम नहीं करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हमने जैसे देश में 400 पार का नारा दिया है, वैसे ही हमने उत्तराखंड में हर सीट में 5 लाख पार का नारा दिया है। 5 लाख से अधिक मतों से जीतना है, तो 5 सीटें हैं, 25 लाख से अधिक सीटों से, वोटों से जीतना है। इसलिए हमारे को मेहनत और करनी है। हम तो पता है कि सब लोग सरेंडर कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग, उसके बावजूद हमारी मेहनत पे कम नहीं। हम घर घर जाएंगे, घर घर जाके बताएंगे कि वोट डालिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, एक विकसित राष्ट्र बनाइए। हर घर घर जाके बता के आएंगे। 5 लाख से ज्यादा सीट, यानी वोटों पर, जो सीटों पर वोट आने हैं, उसका टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। हालांकि ऑपोजिशन जिस तरीके से अभी फिलहाल उत्तराखंड में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी रहता है। स्थानीय लोग भी बहुत उत्साहित हैं। बीजेपी उम्मीदवार को देखने भारी भीड़ उमड़ रही है। किसे वोट देना है, इसे लेकर लोगों ने अपना मन बना लिया है।
प्रधानमंत्री का नारा अब की बार 400 पार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार कर पाएगी? इस समय हम उत्तराखंड में मौजूद हैं। क्या कुछ माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कैंपेन ट्रेल जो है इलेक्शन स्पेशल में हम अनिल बलूनी का कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पौड़ी की किस तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन उससे पहले लोगों का मुंह जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वो सोचते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार कर पाएगी? यानी सबसे पहला सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिल्कुल माहौल गांव में बहुत अच्छा एक माहौल है। माननीय मंत्री जी ने हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है। सभी लोग उत्साह के साथ हैं, सभी युवा उत्साह के साथ हैं, सभी महिलाएं उत्साह के साथ हैं। और बिल्कुल मुझे और पूरे क्षेत्र को लगता है इस बार 400 पार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे और अनिल बलूनी जी कम से कम 3 लाख वोटों से विजय पाकर इस गढ़वाल लोकसभा से आगे जाएंगे। 3 लाख इन्होंने तो कहा है। हालांकि सर से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख से ज्यादा का टारगेट रखा है अभी। तो क्या 5 लाख से ज्यादा सीटों पर वोट पड़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे। किस तरीके से, कैसे देखते हैं आप इसे, बताइए। पढ़ पाएंगे नहीं, कैसे? माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सब 400 से पार होंगे और यहाँ 5 लाख से ऊपर वोट उनको पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आमतौर पे देखा गया कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो प्लान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, किन किन मुद्दों को आप देखते हैं कि किन मुद्दों को ज्यादा उन पर प्रभाव डालने की जरूरत है या उनको हाईलाइट करने की जरूरत है? ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं? निश्चित रूप से पलायन एक बड़ा मुद्दा है और अनिल बलूनी जी 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे और 6 साल राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने अपना वोट अपने गांव इगास वाला कार्यक्रम को, एक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को एक बार फिर पहाड़ में वोट करने के रूप में एक बहुत बड़ा काम 6 साल के अंदर उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जी का करंट निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ उनका एक भावनात्मक रिश्ता है और मुझे लगता है कि 400 से पार तो हो गई। अनिल बलूनी जी निश्चित रूप से 5 लाख से ऊपर की वोटों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही साथ अगर युवा और महिलाओं की बात करते हैं तो किस तरीके के नेतृत्व की अभी उत्तराखंड को जरूरत है युवा और महिलाओं को लेकर? निश्चित तौर से जिस तरह से अनिल बलूनी जी युवा नेता हैं, युवाओं की उन पे बहुत उम्मीदें हैं और वो निश्चित तौर से युवाओं की उम्मीदों में खरे उतरेंगे और अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा से कम 6 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ की युवाओं में उत्साह है, यहाँ के बुजुर्गों में उत्साह है, यहाँ की महिलाओं में उत्साह है कि अनिल बलूनी जी को, क्योंकि लोगों की आस है, यहाँ की जनता की आस है कि निश्चित तौर पर अनिल बलूनी जी जब जीतेंगे वो केंद्र में एक बहुत बड़ा ओहदा लेंगे और यहाँ के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी उम्मीद है अनिल बलूनी जी से। अगर ऑपोजिशन की बात करते हैं तो किस तरीके से आंकते हैं आप लोग? अगर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रखते हैं, ऑपोजिशन को एक तरफ रखते हैं, तो किस पलड़े में आप देखते हैं? क्योंकि हम लोग सुबह से लगातार उत्तराखंड में हैं, इतना ऑपोजिशन का एक्टिवनेस नहीं दिखा है, तो कैसे आंकते हैं आप? अभी आप जैसे कि देख रहे होंगे कि चुनाव कैंपेनिंग में आपको ऑपोजिशन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो कभी बेरोजगारी की मुद्दा बात करते हैं, कभी गरीबी की बात करते हैं। आपने आज देखा होगा इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, तो कैसे बना? ये जो 10 सालों में काम हुए हैं उसी के कारण तो बना हुआ। दूसरी बात, जो कभी तो विपक्ष इससे पहले रहा, कभी काम कर पाया। आज जो ट्रेन है पहाड़ पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि रेलवे नेटवर्क पहाड़ पहुंच गया है। 4 धाम अपने जितने भी रोड नेटवर्क है पूरा का पूरा मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। यही तो विकास कार्य को लेकर जो मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, जितनी भी गारंटी दी थी, वो सब पूर्ण किए हैं। चाहे किसान को सम्मान निधि देना हो, चाहे उसमें गरीब को स्वास्थ्य लाभ देना हो, चाहे उसमें क्या कहते हैं किसी भी प्रकार की हो, कोई भी वर्ग हो, किसान का वर्ग हो या फिर गरीब वर्ग हो या फिर युवाओं का वर्ग हो। आज आप देख रहे हैं कि FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया में लोग फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में ऐसा माहौल दिया जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है अब उसके पास मुद्दे बचे नहीं है? कोई भी मुद्दा नहीं बचा हुआ है। जो मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड को लेकर हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम आप ही लोगों से बात कर रहे थे तो प्लान का एक मुद्दा उठाया गया था कि प्लान बहुत ज्यादा हो रहा है और आप ही में से किसी ने कहा था कि अनिल बलूनी जी ने भी काफी काम किया है कि गांव को लेकर कि किस तरीके से ज्यादा लोग अपने गांव में अब बस पाए। तो क्या ऑपोजिशन की तरफ से ऐसा कुछ आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? आप दोनों से ये सवाल है, पहले इनसे ले लेती हूँ फिर आप। मैम, आप देख रहे होंगे जब उत्तराखंड बना था उस समय कांग्रेस केंद्र में थी। उस समय अगर उनकी नीतियां ठीक बनी हुई होती तो आज ये पलायन का दर्द हम उत्तराखंडियों को नहीं झेलना पड़ता। उस समय उन्होंने क्या किया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे सारे के सारे तो उन्होंने बना दिए। अगर वही इंडस्ट्रीज अगर हमारी पहाड़ों बनती, मेरे हिसाब से ना होता। इसी चीज़ पे अब हमारी भाजपा सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारे कई स्वयं सहायता समूह जो हमारी सरकार से फंडेड हो रहे हैं और उन्हें सहायता दी जा रही है। हमारी सरकार से भी एक कार्यक्रम लखपति दीदी जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। तो ऐसी अनेकों प्रकार
प्रकार की योजना है जो हमारी उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, और निश्चित तौर पर इस पलायन पे रोक लगेगी। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अनिल बलूनी जी जो मेरा वोट मेरा गांव जो वो योजना चलाई, क्योंकि जो हमारे लोग बाहर रहते हैं उनका वोट उनके गांव में होना जरूरी है, उससे यहाँ का पलायन भी रुकेगा और यहाँ की जो जनसंख्या जो कम हो रही है उसमें भी निश्चित तौर से जो है यहाँ के लोग अपने पहाड़ों में आएंगे, अपने गांव में आएंगे, अपना वोट अपने गांव में देंगे। और विकास वाली जो हमारा लोक पर्व था उसको पुनर्जीवित करने का जो बलूनी जी ने काम किया है वो निस्संदेह ही यहाँ के लिए पलायन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि ऑपोजिशन की अगर हम बात करते हैं और एक तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो किस पलड़े में आंकना चाहिए। मुद्दों के तौर पर अगर बात की जाए तो पलायन एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो लगातार उसमें गाँव की बात आती है कि किस तरीके से गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाया जा सकता है। लेकिन वो वक्त और वो दौर भी याद है जब केदारनाथ पर एक भारी संकट आया था और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और हमारे आज के यानी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक स्पेशल विमान भेजा था लोगों को वहां से बचाने के लिए और वहां से उस विपदा से निकालने के लिए, तो उसी निस्वार्थ सेवा भाव से अनिल बलूनी भी यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैम्बो कहा था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तराखंड की जनता उनको अपना रैम्बो चुनती है या नहीं। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में उथल-पुथल और आंतरिक कलह का असर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विश्वसनीयता